हेलो स्टूडेंट, एनएससीसी के ऑनलाइन चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन सीयूटी के लिए लेके आ रहे हैं क्वेश्चन सीरीज। जो भी बच्चे सीयूटी के एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, आपको पता है 3 जनवरी से, और 30 जनवरी लास्ट डेट थी। तो आपके फॉर्म के लिए 2 दिन और शेष हैं। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया सीयूटी का, वो फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो ताकि आप सीयूटी के एग्जाम में अपीयर कर सको। अभी जो अपन क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे थे उसमें जो पिछली क्लास थी आपकी वो थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अब नेक्स्ट जो क्लास आपके मेगा स्पोरोजेनेसिस की है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी मेगा स्पोर किस तरह से डेवलप होते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं थोड़ा सा मेगा स्पोर के बारे में कि क्या है कैसे है। तो देखो बच्चों, फ्लावर के बारे में मैंने बताया था, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन से हैं? कैलिक्स है आपका, कोरोला है, और गाइनोसियम और एंड्रोसियम। जो कैलिक्स है वो बाह्य दल पाया जाता है और जो कोरोला है वो आपका दल होता है। दल काहे के लिए होता है? पॉलिनेशन के लिए इफेक्टिव पार्ट होता है। ये बातें सारी अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। एंड्रोसियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमन है। और गाइनोसियम क्या है? ग्रुप ऑफ कार्पल। क्या कहलाते हैं आपके? गाइनोसियम कहलाते हैं। अभी इस क्लास में अपन देखेंगे कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मेगा स्पोर तो बच्चों मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करने के लिए क्या है, जैसे अपन फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर में जो पार्ट होता है कार्पल, कार्पल के जो स्ट्रक्चर है उसके 3 पार्ट होते हैं जो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था। ये वाला पार्ट होता है इसका स्टिग्मा, एंड ये वाला पार्ट है इसका स्टाइल। और जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये फुला हुआ सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये ओवेरी कहलाता है। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। और ये वाला पार्ट है आपके वृत्तिका, और ये है आपके अंडाशय। अंडाशय जो है यहाँ पे लोक्यूल पाया जाएंगे, यानी यहाँ पे लोक्यूल पाया जाता है, पृष्ठक बोलते हैं जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? पृष्ठक बोला जाता है। पृष्ठक में यहाँ अपरा से आपके बीजाणु जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए रहेंगे? बीजांड, बीजांड ओव्यूल बोलते हैं जिसको। यानी इस टाइप की संरचना होती है। ये यहाँ पे वृत्तिकाग्र है, वृत्तिकाग्र से आपके पोलन ग्रेन्स आएंगे, स्टाइल के पार्ट से आते हुए यहाँ पे किसके पास आते हैं? ये वाला पार्ट है यहाँ पे। अब बीजांड का फॉर्मेशन होने से पहले किस किस तरह की चीजें होती है? तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे एम्ब्रियो शेक का डेवलपमेंट, किसी अपन ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ एनाट्रोपस जो कॉमनली आपके यूज होता है, यानी लगभग 82 फैमिलीज में पाया जाएगा एनाट्रोपस ओव्यूल। उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला पार्ट होता है हाइलम, ये आपके इंटीग्यूमेंट होते हैं, इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, और ये एम्ब्रियो शेक। ये एम्ब्रियो शेक है यहाँ पे, और एम्ब्रियो शेक में यहाँ डेवलपमेंट होता है किसका? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सीधी सी बात है। ये यहाँ पे फ्यूनिकल होता है जिससे बीजांड आपका क्या है? अटैच रहता है। यानी ये हाइलम वाला पार्ट होगा जो किसको? इसके बीजांड वृंत को जोड़ता है किससे? न्यूसीलस से, यानी इस वाले पार्ट से जोड़ेगा। ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा?
ये वाला पार्ट जो इसके माउथ के पास, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बारी थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। ये वाला जो इसके जस्ट विपरीत है माइक्रोपाइल के, इसको कहते हैं कैलाजा। ये आधारी भाग होता है। कौन सा भाग होता है? आधारी भाग। ये थोड़ी सी चीजें आप एक बारी रिवाइज कर लो ताकि अपन क्वेश्चन आसानी से यहाँ पे सोल्व कर ले। जब भी अगर मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगे तो न्यूक्लियस की कोई एक सेल, यानी जो न्यूक्लियस होगा, ये वाला पार्ट, न्यूक्लियस में क्या है? फूड रिच पार्ट होता है। कैसा पार्ट होगा? फूड रिच। यानी ऑब्वियस सी बात है, इसको आगे मेगास्पोर का फॉर्मेशन करना है तो इसके पास फूड अवेलेबल रहेगा। यहाँ कोई भी कोशिका एक क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के यानी इसका साइज में भी क्या है? बड़ी होती है। कैसी होती है? साइज में बड़ी होगी। साइज में बड़ी होगी और इसमें क्या है? बहुत सारा स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड रहेगा। ये जो सेल है ये मेगास्पोर मदर सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? मेगास्पोर मदर सेल। इस सेल में अब अपन को पता है जब भी स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे तो अपन मियोसिस करते हैं। क्या करेंगे? मियोसिस करते हैं। तो इसमें अपन क्या करवाएंगे? मियोसिस करवाएंगे। मियोसिस करवाएंगे तो कितनी सेल बन गई? 4 सेल बन जाती है बच्चों। यानी रिजल्ट क्या होगा मियोसिस का? 4 सेल डेवलप। जब भी इसमें मियोसिस करवाया, किसमें कराया? मेगास्पोर मदर सेल में अपन ने मियोसिस करवाया। मियोसिस करने के बाद में यहाँ पे कितनी सेल बन गई? 4 सेल बन गई है। तो देखो इस तरह से अगर इनको अरेंज करते हैं तो ये ऊपर वाली 3 सेल तो क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाती हैं। ऊपर वाली 3 तो डीजनरेट हो गई। ये नीचे वाली सेल बचेगी। यहाँ पे एक नीचे वाली सेल बची है। ये जो सेल है आगे डेवलपमेंट करेगी और इस सेल में आगे क्या कराएंगे? एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन करेंगे। तो आगे किस तरह से एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन होगा? ये सेल आगे इसमें क्या करेगी? डिवाइड होके एक तो नीचे की साइड चली जाएगी, एक ऊपर की साइड में। ये सब कुछ अपन ने एम्ब्रियो शेक के डेवलपमेंट में सब कुछ पढ़ रखा है आपने। थोड़ा सा सरफेसली इसका रिवीजन कर रहे हैं अपन। यहाँ पे इसमें 2 माइटोसिस होंगे तो कितनी सेल बन गई? 4 सेल बन गई। यहाँ भी यानी ऊपर वाले सिरे पे भी 4 सेल बन जाएगी, निचले वाले सिरे पे भी 4 सेल बन गई। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे आप, तो नेक्स्ट देखो ये 4 सेल यानी इस तरीके से। ये 4 सेल में से जो 6 सेल होंगी बच्चों, 6 सेल वो होती है भीतीय कोशिका, भीतीय सेल्स। यानी इनमें वॉल होगी। क्या होती है? इनमें वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही सेल का फॉर्मेशन होगा दैट उसके बाद में इसमें क्या बन जाएगी? वॉल बन जाती है। और जो 2 सेल्स होंगी 8 में से, टोटल कितनी है? 8 है ना। तो 8 में से 6 तो कैसी हो गई? भित्तीय सेल्स हो गई। 2 होगी जिनमें किसी प्रकार की कोई भित्ति रहित सेल, भित्ति रहित सेल। यानी ओनली 4 क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। क्या होता है? न्यूक्लियस रहेगा। 2 न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस यहाँ मिड में चले जाएंगे यहाँ से और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे। देन जो बची, अब कितनी बची है? 2 तो यूज कर ली अपन ने, 6 बची हैं। 6 में से ये देखो यहाँ पे 2 तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई हो गई। 6 में से जो बीच वाली यहाँ पे एक एग सेल बन गई। क्या है? एग सेल। और एग सेल की जो फ्रेंड हैं 2 यानी सहायक कोशिकाएं हैं, वो सिनर्जिड सेल यहाँ पे असेसरी। यानी ये इसकी क्या हो गई? सहायक कोशिकाएं बोलेंगे इनको। क्या बोलते हैं? सहायक सेल। ठीक है। देन 3 जो नीचे वाली सेल है यहाँ पे, ये नीचे की साइड में ये जो डेवलपमेंट कर रहा है एम्ब्रियो, उसके लिए लास्ट में क्या कराएंगी? हेल्प करने के लिए होती हैं। जैसे पूरा जो आपके भ्रूण यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये सारी संरचनाएं क्या हो जाएंगी? डिग्रेड हो जाएंगी। ये यहाँ पे एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? एंटीपोडल सेल।
ये थोड़ा सा मैंने हल्का सा आपको बताया कि किस तरह से क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपके माइंड में। नेक्स्ट अपन अगर यहाँ देखें, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन की संख्या क्रमशः होगी। तो ये जो पिछली क्लास थी अपन ने उसमें देखा था, यानी क्या पूछ रहा है, लघु बीजाणु की बात कर रहा है यहाँ पे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन, तो सीधी सी बात है, अपन ने क्या करवाया था शुरू में, स्पोर मदर सेल ली थी, मदर सेल ली थी यहाँ पे, और पोलन ग्रेन्स की थी तो पीएमसी ली थी, यानी पोलन मदर सेल ली थी। पोलन मदर सेल कैसी थी, नेचर में डिप्लॉइड थी बच्चों, 2n थी। 2n में अपन ने यहाँ पे क्या कराया, मियोसिस करवाया था। मियोसिस से क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है एन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन, तो कितना करा लिया अभी तक, यानी एक अर्धसूत्री करा लिया। क्या करा लिया, एक अर्धसूत्री। ये आगे कह रहा है नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री और कितने समसूत्री होंगे, तो अर्धसूत्री हो गए यहाँ पे। अब क्या किया अपन ने, आगे माइक्रोस्पोर बन गए। क्या बन गए यहाँ पे, माइक्रोस्पोर बन गया। सीधी सी बात है, जो माइक्रोस्पोर बने हैं, माइक्रोस्पोर में आगे क्या करेंगे अपन, मैंने क्या बताया था आगे आपको, ये डिवाइड करेगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के बाद में दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक जनन सेल बन जाएगी और एक क्या बन जाएगी आपके कायिक कोशिका, यानी एक तो आपके जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका बन जाएगी। जो जनन कोशिका है उसमें भी आगे क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और दो मेल गेमेट बनेंगे, बताया था ना। यानी अब देखो, एक तो अर्धसूत्री हो गया और एक अर्धसूत्री होने के बाद में समसूत्री डिवीजन से इसने क्या किया, एक जनन कोशिका बना ली और एक क्या बना ली, कायिक कोशिका बना ली। अब जो जनक कोशिका है उसमें वापस से क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन, जिससे दो मेल गेमेट हो रहे हैं। तो इस चीज को देखना एक बारी, इसको देखो फटाफट से। अपन ने एक माइक्रो यानी एक पीएमसी ली। क्या ली बच्चों, पीएमसी की फुल फॉर्म क्या है, पोलन ग्रेन मदर सेल है। पीएमसी में क्या कराया बच्चों, यहाँ पे मियोसिस करवाया। क्या कराया, मियोसिस। और कितने माइक्रोस्पोर बन गए, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। 4 क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए। अब ये जो एक, अगर एक माइक्रोस्पोर की मैं बात करूं, एक माइक्रोस्पोर लिया इसमें से अपन ने, एक माइक्रोस्पोर में क्या कराया, डेवलपमेंट कराएंगे आगे नर युग्मकोद्भिद बनाने के लिए। आगे क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा। तो जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के लिए ये क्या करेगा, 2 सेल बनाएगा। कितनी सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। एक तो जनन सेल बनाएगा, कौन सी, जनन कोशिका, यानी जनरेटिव सेल बनाएगा, जनरेटिव सेल बनाएगा। और दूसरी क्या बनाएगा, यहाँ पे वेजिटेटिव, यानी वेजिटेटिव कोशिका बनाएगा। दूसरी कायिक कोशिका, जिसको कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। ये सब चीजें अपन ने पहली वाली क्लास में देख रखी हैं। अब एक समसूत्री हो गया ना यहाँ पे, यानी एक समसूत्री, एक समसूत्री किया इसने, एक माइटोटिक डिवीजन किया, जिससे 2 कोशिकाएं बन गई, जनन कोशिका और वेजिटेटिव। अब वापस से जो जनन कोशिका है उसमें एक न्यूक्लियस है, ये वापस से समसूत्री विभाजन कराएगा और कितने न्यूक्लियस बनाएगा, यानी 2 मेल गेमेट बनाने हैं अपन को। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक तो एन ये है, एक एन ये है। ये किसके, यानी दोबारा जनन कोशिका में एक माइटोसिस हुआ। क्या हुआ बच्चों, एक माइटोसिस। तो टोटल कितने माइटोसिस हो गए, 2 माइटोसिस। देखो, एक तो ये यहाँ पे एक समसूत्री और दूसरा समसूत्री कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, यानी 2 समसूत्री हो गए और एक क्या हो गया यहाँ पे, अर्धसूत्री। देखो कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है, कौन से में दिख रहा है आपको, मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन एक है और माइटोसिस कितने हैं, 2। एक और 2 कौन से वाले में, तो फर्स्ट में दिख रहा है आपको, सेकंड में है क्या, नहीं है, यानी ये रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट वाला, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। बात ठीक है क्या। दूसरा देखो, बीजाणु आमतौर पर निभाग क्षेत्र में एकल गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को विभेदित करते हैं। पकड़ो यहाँ कौन सी लाइन, यानी फर्स्ट वाली बात तो क्या कह रहा है, देखो एक एक चीज को पढ़ना है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में पढ़ना है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किसकी बात कर रहा है, मेगास्पोर मदर सेल की।
किसकी बात कर रहा है? एमएमसी की बात कर रहा है, एमएमसी। अब बच्चों गुरु बीजाणु मदर सेल एमएमसी कहलाती है और पोलन ग्रेन वाली परागकण मदर सेल क्या कहलाएगी? पीएमसी कहलाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। बात राइट है, यानी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है? बीजाणु आमतौर पर निभाग क्षेत्र में, निभाग वाला क्षेत्र कौन सा है? निभाग वाला क्षेत्र कौन सा है? देखो, द ओव्यूल यूजुअली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इज चलाजल रीजन। क्या कहते हैं निभाग क्षेत्र को? चलाजल रीजन। सही लग रहा है क्या? अभी जब डेवलपमेंट कराया था तो मैंने क्या कहा था? ये मान लो कि न्यूसिलस है, न्यूसिलस। ये अगर नॉर्मली एक ओव्यूल की मैं बात करूं इस तरीके से, तो ये क्या है? इसके इंटीग्यूमेंट, यानी इंटीग्यूमेंट पे, या जब इंटीग्यूमेंट ने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है यहाँ पे और छोड़ करके पूरे को कवर अप कर रखा है बीजाणु को, यानी पूरे को क्या कर रखा है? एक आवरण प्रदान कर रखा है। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, ये जो थोड़ी सी जगह है ये इसका क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन कौन सा रीजन है बच्चों? माइक्रोपाइलर, यानी बीजाणु द्वार, बीजाणु द्वार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीजाणु द्वार कहलाएगा। तो ये द्वार वाला पार्ट है। ये क्या कह रहा है? यहां से कोई एक कोशिका न्यूसिलस की इस पूरे बीजाणु से अलग होके क्या करेगी? जो मेगास्पोर है उनका फॉर्मेशन करती है, यानी इस वाले पार्ट से अलग होती है माइक्रोपाइलर। और इसके जस्ट अपोजिट वाला ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? चलाजा। क्या कहलाएगा? चलाजल रीजन कहलाएगा, चलाजल रीजन। ये क्या कह रहा है? अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो वापस से। बीजाणु आमतौर पर निभाग क्षेत्र में एकल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को विभेदित करते हैं। तो बच्चों निभाग क्षेत्र में करते हैं कि माइक्रोपाइलर में करते हैं? माइक्रोपाइलर में। यहाँ इसने क्या कहा है? निभाग क्षेत्र में। स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? रोंग हो गया, क्योंकि ये इसकी बात कर रहा है, जबकि गुरु बीजाणु का डेवलपमेंट, गुरु बीजाणु आगे मियोसिस इस वाले रीजन पे करता है, ना कि इस वाले रीजन पे। यानी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो गया? रोंग हो गया। तो देखो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है? 1 गलत है, तो 1 गलत नहीं है, 1 क्या है? सही है, लेकिन दोनों कथन गलत है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। दोनों कथन सही है, ये भी बात, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका उसकी तरफ जाएंगे अपन। यानी पहला तो सही है, सीधी सी बात है, और जो सेकंड कथन है वो आपका क्या है? गलत है। तो ये देखो ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसको गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है, इन्हें मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब इसने क्या कर दी? माइक्रोपाइलर वाले रीजन में गुरु बीजाणु का फॉर्मेशन होता है ना, जबकि इसने क्या लिख दिया यहाँ पे? निभाग क्षेत्र लिख दिया। इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो आपका रोंग हो गया, सेकेंड वाला। ठीक है, क्लियर है क्या? चले क्या आगे? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बच्चों एक एक चीज को आपको ऐसे पकड़ना है, एक एक शब्द को ऐसे नहीं, जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन सही पकड़ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो एक एक उसके शब्द को अपन को क्या देखना है? ये कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनकरेक्ट पे आपको हमेशा सही और गलत पे यहाँ सर्किल कर लेना है। पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है ये। तो ये देखो ये कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो पहला पढ़ो, देखिए, वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। सेकंड क्या कह रहा है? स्त्री केशर के आधार पर उभरा हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन। अब बच्चों पुष्पासन क्या होता है? पुष्पासन पुष्प का वह भाग जहां पुष्प का जो सारे के सारे पार्ट होते हैं वो बैठते हैं, यानी जिस पार्ट पर पुष्प के सारे भाग हैं वो बैठे रहते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है जिस पर पुष्प के जो चारों पार्ट हैं वो आराम से जुड़े हुए रहेंगे उसे पुष्पासन कहते हैं। वर्तिकाग्र परागकणों, देखो अभी अभी मैंने संरचना बनाई थी इस तरीके से, ये किसी कार्पल की संरचना है, कार्पल की, यानी ये किसकी संरचना है? कार्पल की। ये कार्पल का ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा, स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। ये वाला पार्ट आपकी स्टाइल है, क्या है? ये स्टाइल वाला पार्ट है, और ये वाला क्या है? फूला हुआ भाग, ओवेरी यानी अंडाशय। अब
बताओ आप, जब परागकण आएंगे तो सीधे इसके पास आ जाएंगे क्या? अरे सीधे इसके पास थोड़ी आ जाएंगे। अगर आप किसी घर में एंट्री करोगे तो गेट पे तो जाओगे, गेट से सीधे डायरेक्ट रूम में एंट्री कर जाओगे बिना गेट के उड़ के ही ऐसे। यानी पहले तो जो बीच में चीज आएगी उस पे तो आप आओगे। यानी ये कह रहा है वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करेगा। यानी परागकण किस पे आके गिरेंगे? वर्तिकाग्र पे आके गिरते हैं। तो ये वाली बात ये कह रहा है, वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है इसको। लैंडिंग करेंगे ना परागकण इस पे आके, अरे कोई फ्लाइट जो है वो लैंडिंग करती है ना, तो वैसे ही जो आपके पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे लैंड कर रहे हैं ऐसे मानो आप पे। तो ये वाली बात कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, फर्स्ट तो आपका राइट है, स्त्री केशर के आधार पर उभरा हुआ भाग पुष्पासन होता है। अरे बच्चों ये ओवेरी होता है ना, उभरा हुआ भाग है, तो ये पुष्पासन थोड़ी होता है। तो यानी स्टेटमेंट सेकंड आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, बिल्कुल सही बात ही है। और अंडाशय के अंदर अवकाश होता है। ये पूछ रहा है निम्न में से आपको क्या है? गलत कथन को चुनना है। किसको चुनना है? गलत को। ये कह रहा है अंडाशय के अंदर अवकाश होता है जिसे कोष्ठक कहते हैं। यहाँ लोक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड के लिए यहाँ बीजांड जिस पार्ट में रहते हैं उसे क्या कहेंगे? लोक्यूल, पृष्ठक या कोष्ठक कहते हैं। क्या कहेंगे? कोष्ठक कहते हैं। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे कोष्ठक। गुरु बीजाणुधानी अंडाशय अवकाश गुहा में स्थित होती है। यानी अंडाशय अवकाश में स्थित होगी गुरु बीजाणुधानी। तो सीधी सी बात है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण यही तो होता है ना। तो ये वाला पार्ट यानी कौन सा इसमें से रॉन्ग हो गया? ये रॉन्ग की बात कर रहा है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? सेकंड नंबर वाला। सेकंड वाला आपके क्या हो गया यहाँ पे? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके? गेहूं के अंडाशय में बीजाणुओं की संख्या एक से अधिक हो सकती है। यानी स्टेटमेंट पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी ऑफ व्हीट कैन बी मोर देन 1। ये कह रहा है गेहूं के अंडाशय में बीजाणुओं की संख्या। तो बच्चों एक बीज बनता है, आपको पता है गेहूं में। अगर आप उसमें एक बाली लोगे तो उसके पर्टिकुलर अगर एक जो बाली में पार्ट होता है उसको अगर आप ओपन करो तो ओपन करोगे उसमें एक ही बीज निकलता है। खूब सारे बीज बाली में लगे होते हैं लेकिन एक बीजाणु, यानी उसके एक अंडाशय में बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है? कार्पल खूब सारे ऐसे इकट्ठे होके सारे के सारे कार्पल क्या बनाते हैं? एक बाली बनाते हैं। लेकिन उस बाली में एक कार्पल के एक अंडाशय में ओनली फॉर क्या होता है? बीजाणुओं की संख्या एक ही होती है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। पपीते के अंडाशय में केवल एक बीजाणु, यानी ये कह रहा है गेहूं के, ये क्या कह रहा है? गेहूं के अंडाशय में बीजाणुओं की संख्या एक से अधिक हो सकती है। तो एक होती है यानी एक से अधिक थोड़ी हो सकती है। तो बात क्या हो गई आपकी? रॉन्ग हो गई। गेहूं के अंडाशय में बीजाणुओं की संख्या एक से अधिक हो सकती है, एक ही होगी, एक से अधिक कभी नहीं होती है। क्योंकि जब भी गेहूं की आप बात करोगे तो गेहूं में एक ही बीज निकलता है। अगर उसको ओपन करते हैं तो अपन एक ही बीज निकलता है। खूब सारे बीज हैं लेकिन वो बाली में अरेंज्ड है, ना कि एक वाले पार्ट में है। तो एक कार्पल में यहाँ पे एक क्या होगा? अंडाशय में बीजाणुओं की संख्या यहाँ पे एक ही होती है। अंडाशय में एक से अधिक बीजांड नहीं होते हैं गेहूं की बात करते हैं तो यानी स्टेटमेंट आपकी ये क्या है? फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा देखो, पपीते के अंडाशय में केवल एक बीजाणु होता है। पपीते के अंडाशय में तो आप कभी भी, अंडाशय क्या है? देखो अंडाशय आपको पता है, जो कार्पल है उसका नीचे का फूला हुआ भाग है जिसमें बीजांड पाए जाते हैं, वो क्या है? अंडाशय होता है। और फल किसे कहते हैं? जो मैच्योर ओवेरी है यानी परिपक्व ओवेरी को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। अब पपीते का फल आप लाके देखो और उसको काटो, देखो उसमें कितने सारे बीज निकलते हैं। यानी एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड है कि नहीं? बताओ, है ना? तो ये कह रहा है अंडाशय में केवल एक ही बीजाणु थोड़ी होता है, कितने सारे बीजाणु निकलते हैं उसमें। यानी स्टेटमेंट आपके क्या कह रहा है? ये वाला आपके क्या हो गया? एक से, पपीते के अंडाशय में केवल एक बीजाणु होता है। तो ये वाली बात भी क्या हो गई? यानी दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? रॉन्ग है। गेहूं के अंडाशय में तो बीजाणुओं की संख्या एक से अधिक नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। जबकि पपीते के अंडाशय में केवल एक बीजाणु होता है, नहीं एक से अधिक बीजाणु हो सकते हैं। तो दोनों कथन आपके फर्स्ट तथा ये क्या है? सेकंड गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर, बीजाणु के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनिए। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द ओव्यूल। क्या कह रहा है? चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग। जब भी सही गलत पूछे तो गलत को क्या कर लो? यहाँ पे सर्किल कर लो। गलत की बात कर रहा है।
प्रत्येक बीजाणु में एक या दो सुरक्षात्मक आवरण होते हैं जिन्हें इंटीग्यूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट्स। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। ओके। बीजाणु काय प्रकृति में द्विगुणित होता है। बीजाणु काय प्रकृति में डिप्लॉयड होता है, ये कह रहा है न्यूसिलस। ओके। बीजाणु द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है। बीजाणु का आधारी भाग बीजाणु द्वार होता है। पकड़ो एक एक बात को, देखिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रत्येक बीजाणु में एक या दो सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। तो बच्चों किसी में एक आवरण और किसी में दो आवरण हो सकते हैं, उन्हें इंटीग्यूमेंट कहते हैं। यानी एम्ब्रियो शेक के ऊपर जो बीजांड की अपन बात करेंगे तो एम्ब्रियो शेक के ऊपर कवरिंग पाई जाएगी। उस कवरिंग में एक भी हो सकती है और दो कवरिंग भी हो सकती है वो। तो बात बिल्कुल ठीक है, यानी पहली बात आपकी राइट है। सेकंड क्या कह रहा है? बीजाणु काय प्रकृति में द्विगुणित। द्विगुणित ही तो है, तभी तो इसकी जो एक एमएमसी है, अरे जो एमएमसी का फॉर्मेशन किससे होता है? न्यूसिलस से होता है। न्यूसिलस को यहाँ बीजाणु काय कहते हैं। बीजाणु काय क्या है? न्यूसिलस। न्यूसिलस ये प्रकृति में कैसा होता है? द्विगुणित है, तभी तो इसमें मियोसिस होके क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। तो सीधी सी बात है, बात क्या कह रहा है? ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब बीजाणु द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है। मैंने अभी अभी बताया था बीजाणु द्वार वाला पार्ट क्या है? ऊपर की साइड में बीजाणु द्वार है, यानी माइक्रोपाइलर रीजन है ऊपर की साइड में, जहां पे इंटीग्यूमेंट ने जगह छोड़ रखी है और एक मुंह लाइक यानी माउथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहेंगे? माइक्रोपाइलर रीजन या बीजांड द्वार कहेंगे। उसके जस्ट विपरीत भाग में, आधार वाले भाग में निभाग होता है। बिल्कुल सही बात है, निभाग यानी चलाजल रीजन। कौन सा रीजन बच्चों? चलाजल रीजन। ये वाला पार्ट क्या है? चलाजल रीजन कहलाएगा। बीजाणु का आधारी भाग बीजाणु द्वार होता है। अरे बच्चों आधारी भाग तो क्या होगा? चलाजा होता है। क्या होता है? चलाजा। तो यानी बिल्कुल बात आपकी क्या हो गई? यहाँ पे रॉन्ग हो गई है। ये वाला पार्ट क्या होता है? चलाजल रीजन होता है, जबकि ये क्या कह रहा है? ये माइक्रोपाइलर होता है। क्या होता है? माइक्रोपाइलर, ये ऐसे कह रहा है। तो यानी स्टेटमेंट आपका 4 वाला क्या हो गया? गलत। यानी और गलत ही पूछ रहा है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 4th नंबर आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। कौन सा विकल्प बीजाणु संरचना के लिए सही नहीं है? ये क्या कह रहा है? विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर ओव्यूल स्ट्रक्चर। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर ओव्यूल स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही पे क्या कर लो? सर्किल कर लो। ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है? द इंटीग्यूमेंट सराउंड द न्यूसिलस, जो अध्यावरण है बीजाणु काय को घेरे रखता है। सेकंड क्या कह रहा है? बीजाणु काय की कोशिकाओं में आरक्षित आहार सामग्री होती है, यानी बिल्कुल ठीक बात है। भ्रूण का विकास बीजाणु काय के अंदर होता है। एक बीजाणु में प्राय एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। देखो देखिए, तो यहाँ थोड़ी सी अपन संरचना बनाए तो देखो एक बारी आपको क्लियर करा देते हैं। थोड़ा सा एक बार इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ अपन इसकी अगर संरचना बनाते हैं, ये देखो ये एम्ब्रियो शेक आपके, ओके यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है? हाइलम वाला पार्ट क्या है? यानी जिससे ये वाला पार्ट क्या हो गया? आपके फ्यूनिकल हो गया। फ्यूनिकल हो गया। बीजांड वृंत जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? बीजांड वृंत बोला जाता है। और ये वाला बीजांड वृंत न्यूसिलस से जिस भाग से जुड़ा रहेगा, बीजांड काय से जिस भाग से जुड़ा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे हाइलम बोला जाता है। बच्चों क्या बोला जाएगा? हाइलम बोला जाएगा। ये एम्ब्रियो शेक है, अंदर वाला पार्ट क्या है? एम्ब्रियो शेक है। ये इंटीग्यूमेंट है, इंटीग्यूमेंट्स। ये क्या है? इंटीग्यूमेंट्स है। ये वाला पार्ट क्या है? माइक्रोपाइलर रीजन। कौन सा रीजन? माइक्रोपाइलर रीजन है। ये वाला पार्ट माइक्रोपाइलर के जस्ट नीचे वाला पार्ट, आधार, ये भाग क्या कहलाएगा? चलाजा कहलाता है। अरे बच्चों क्या कहलाएगा? चलाजा कहलाता है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है इसमें, यहाँ पे ये एम्ब्रियो शेक क्या है? एम्ब्रियो शेक
ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई हो गए। यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में एंटीपोडल सेल्स होंगी। यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एग सेल होती है, एग सेल के पास इसकी सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये एम्ब्रियो शेक एक बीजांड में, ये एक बीजांड की संरचना है। ओव्यूल स्ट्रक्चर किसकी संरचना है, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। तो अब देखो इस डायग्राम को देख के अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। अध्यावरण बीजाणु काय को घेरे रखता है, तो बीजाणु काय क्या है, बीजाणु काय में से तो आगे डेवलपमेंट होके ये बना है पे एम्ब्रियो शेक। तो यानी बीजाणु काय को घेरे रखते हैं इंटीग्यूमेंट, तो सही बात है। यानी न्यूक्लियस की एक जो सेल है वो एक्टिव होके मेगा स्पोर बनाती है, पता है ना, और मेगा स्पोर से आगे डेवलपमेंट करके अपने एम्ब्रियो शेक यानी थैले जैसी संरचना बनाते हैं। तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस से ही हुआ है सारा तामझाम यहाँ पे। तो ये जो न्यूक्लियस वाली संरचना है इसको ही तो इंटीग्यूमेंट ने घेर रखा है, यानी सही बात है। दूसरा देखो बीजाणु काय की कोशिकाओं में आरक्षित आहार सामग्री होती है। मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस में स्टोर्ड फूड होगा ताकि जो डेवलपमेंट हो वो आराम से इजीली हो जाए, क्योंकि देखो बिना पेट पूजा के कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ भी इनको क्या चाहिए, फूड चाहिए होगा। तो सीधी सी बात है बीजाणु काय की सेल्स में क्या होगा, फूड रिजर्व्ड फूड होगा। अरे क्या होगा बच्चों, रिजर्व्ड फूड होता है। क्लियर है क्या बात है, यानी बात ये भी क्या है आपकी सही कह रहे हैं। थर्ड वाला क्या है, भ्रूण का विकास बीजाणु काय के अंदर होता है। अरे तो ये बीजाणु काय के अंदर ही तो भ्रूण का ये एग सेल है, यहाँ पे कौन सी सेल है, एग सेल है। एग सेल के पास यहाँ पे जो मेल गेमेट है वो आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन के बाद क्या, दोनों एन एन मिलेंगे, 2n बन जाएगा। यानी यहाँ पे निषेचन की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में यहाँ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो भ्रूण का विकास भी बीजाणु काय के अंदर होता है। बात ठीक है ना आपकी। 4 वाला क्या कह रहा है, एक बीजाणु में प्राय एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। अरे एक से अधिक है क्या, ये एक ही तो भ्रूण कोष है ना यहाँ पे। तो यानी ये बात आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, 4 नंबर के साथ। किसके साथ जाएंगे, 4 नंबर। कौन सा विकल्प बीजाणु संरचना के लिए आपके सही नहीं है। तो यानी ये बात हो गई आपके राइट, एक बीजाणु में प्राय एक से अधिक भ्रूण कोष कभी नहीं हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 आपका क्या है, पेपेवर का जायांग है। जायांग को क्या कहते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, पेपेवर का जायांग है पेपेवर का जायांग है। क्या है पेपेवर का जायांग, यानी यहाँ पे आपको पूछा है कि पेपेवर सोमनिफेरस जो अफीम होती है उसका जायांग है गायनोसियम किस टाइप का होगा। द गायनोसियम ऑफ पेपेवर इज बहुअंडपी, वियुक्तांडपी, कैसा होगा। तो यहाँ पे देखो इसके लिए स्टेटमेंट है आपके एनसीईआरटी ने बिल्कुल आपको सीयूटी के लिए जो क्या है आपको बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो करनी है, यानी एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की फॉलो करनी है। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे बता रखा है आपका जो जायांग है वो कैसा होगा, बहुअंडपी और युक्तांडपी संरचना होती है। कौन सा होगा, सेकंड नंबर, बहुअंडपी और यानी बहुकार्पली। ये देखो यहाँ पे इसके लिए संरचना के लिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। गायनोसियम क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कार्पल, यानी ग्रुप ऑफ कार्पल आपकी क्या कहलाता है, गायनोसियम कहलाता है। खूब सारे जो कार्पल ग्रुप में होंगे तो वो गायनोसियम बनाते हैं। अब अगर खूब सारे कार्पल होंगे वो आपस में जुड़े रहेंगे, अगर अलग अलग होंगे तो वो वियुक्तांडपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वियुक्तांडपी। और जब साथ में जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है, संयुक्तांडपी, सिनकार्पस। क्या कहलाएगा, सिनकार्पस कहलाएगा। यहाँ इस वाले पार्ट में भी क्या होंगी, ये देखो इस टाइप की संरचना बनाएगा। ये स्टिग्मल रेज निकलेंगी इसमें, ये इस टाइप से स्टिग्मल रेज निकलती हैं और रेज निकलने के बाद में यहाँ कैप्सूल लाइक संरचना बन जाती है नीचे की साइड। ये यहाँ पे कैप्सूल लाइक संरचना बन जाएगी। कैसी संरचना बन जाएगी, ये कैप्सूल लाइक संरचना बन जाएगी यहाँ पे। ये देखो ये बिल्कुल ऐसे, ये जो कैप्सूल पकने के बाद में स्फुटित हो जाता है, ये जो अफीम है ना उसका जो फ्रूट है उसकी संरचना है। तो ये जो ऊपर की साइड में यहाँ स्टिग्मल रेज निकलती हैं, क्या निकलती हैं, स्टिग्मल रेज बोलते हैं ये वाले पार्ट।
स्टिग्मल रेज। और ये वाला जो पार्ट होता है ओवेरियन यानी अंडाशय। तो अंडाशय के ऊपर इस तरह से स्टिग्मल रेज आएंगे यहाँ पे ये, और सारी जो यानी स्टिग्मा तो सारे कार्पल्स के ऐसे अलग अलग होके ऊपर वाले पार्ट से और नीचे की साइड में सारे मिलके एक ओवेरी जैसी संरचना बना लेंगे सब मिलके, यानी एक ओवेरी जैसी गोलाकार संरचना बना देंगे। तो क्या है, बहुत सारे कार्पल हैं लेकिन वो क्या है, युक्तांडपी जुड़े हुए हैं सिनकार्पस, सारे के सारे नीचे की साइड अंडाशय वाले पार्ट में जुड़ गए ना सारे के सारे। और अगर अलग अलग होते तो वो क्या होता, वो सिनकार्पस नहीं होता, यहाँ पे आपके क्या होता है, अलग अलग होता, व्युक्तांडपी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, व्युक्तांडपी। तो ये जुड़ गए यहाँ पे इस तरह से, ये वाली जो संरचना है तो ये किसकी है, पेप्पेवर की। किसकी संरचना है, पेप्पेवर के कार्पल। क्लियर है क्या ये वाली बात। अब यहाँ एक नोट करके लिख लो आप, यहाँ एक बात नोट करके लिख लो फटाफट से कि पेप्पेवर के जायांग में, या यहाँ कोष्टक में लिख लो कार्पल। ये तो जायांग तो आपके गाइनोसियम हो गया, गाइनोसियम। और गाइनोसियम के एक पार्ट यानी यूनिट क्या कहलाएगी आपके, कार्पल कहलाती है। तो इसके जो कार्पल में क्या नहीं पाई जाती है, स्टाइल। स्टाइल अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। स्टाइल क्या होगी, अनुपस्थित यानी एब्सेंट होती है। और अगर उपस्थित हो भी तो बहुत छोटी, अगर उपस्थित हो भी तो क्या होगी, बहुत छोटी। उपस्थित होती है तो भी बहुत छोटी होती है। कैसी होती है, बहुत छोटी। तो इस बात को स्पेशल नोट में आप नोट करके लिख लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे के अंडाशय में अनेक बीजाणु होते हैं। अनेक बीजाणु होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई भी फ्रूट खाते हो तो उसमें खूब सारे बीज निकलते हैं। एक बीज ही क्या है यहाँ पे, बीजांड, ओव्यूल, यानी ओव्यूल के डेवलपमेंट से तो बीज का फॉर्मेशन हुआ है। और हर एक बीज में एम्ब्रियो है। क्या है, एम्ब्रियो। तो अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है किस पौधे के अंडाशय में, अंडाशय क्या कहलाता है, देखो फ्रूट क्या है, फ्रूट क्या है, व्हाट इज फ्रूट। मैच्योर ओवरी ही क्या कहलाती है, मैच्योर ओवरी ही आपके क्या कहलाएगी, फ्रूट कहलाती है, फ्रूट कहलाती है। मैच्योर ओवरी आपकी यानी परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है बच्चों, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। परिपक्व अंडाशय ही आपके क्या कहलाएगा, फ्रूट कहलाएगा। ओके चलो ये बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है किस पौधे के अंडाशय में अनेक, अब अंडाशय यानी एक फ्रूट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रूट की। उसके अंदर खूब सारे बीज निकलते हैं। देखो इनमें से किस में निकलते हैं, आम में एक गुठली होती है, खूब सारे बीज है क्या, यानी आम वाला गलत। दूसरा क्या कह रहा है, गेहूं, गेहूं में एक बीज है। और चावल, चावल में भी क्या है, एक बीज है। तरबूज, तरबूज खाते हो तो खूब सारे बीज निकलते हैं ना इसमें। तो एक अंडाशय में खूब सारे बीजाणु किसमें होंगे, तरबूज में होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरोक्त चित्र क्या प्रदर्शित करता है। तो ये डायग्राम देखो, देखो यहाँ पे ये कार्पल्स का डायग्राम है। तो ये कार्पल्स में देखो एक ये बीच में ये पार्ट है इनका, जो सेंट्रल वाला पार्ट है, और सेंट्रल वाले पार्ट से हर एक ये क्या है यहाँ पे निकले हुए, देखो ये कार्पल है। क्या है ये कार्पल है। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, कार्पल। ये देखो डायग्राम में ये सारे के सारे कार्पल हैं। ये पूरे के पूरे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं आपस में। तो पेपर वाला तो अभी मैंने बताया था वैसा डायग्राम है क्या, ये नहीं है, तो यानी ये गलत हो गया। क्या प्रदर्शित कर रहा है, हिबिस्कस के बहुअंडपी, युक्तांडपी, स्त्रीकेसर या दोनों फर्स्ट तथा 3। तो ये देखो माइकेलिया के बहुअंडपी, मल्टी कार्पल, खूब सारे, मैं कह रही हूँ ना ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, कार्पल है। क्या है ये, कार्पल। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है बिल्कुल इस तरह से। जो डायग्राम है आपके वो किसका है, माइकेलिया का। किसका है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे कार्पल है बच्चों। क्या है ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, कार्पल है। तो ये क्या है, यानी पॉलीकार्पलरी। कैसा है, मल्टीकार्पलरी भी कह सकते हो, पॉलीकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी,
पॉलीकार्पली, एप्टोकार्पस, पिस्टिल और माइकेलिया, व्युक्तांडपी। अरे सारे के सारे लेकिन हैं अलग अलग, एक साथ जुड़ के थोड़ी एक जैसे हो गए, नहीं हुए ना एक साथ जुड़ के। उसमें तो क्या पेपर में सारे कार्पल क्या हो गए, ऊपर वाले पार्ट से तो अलग अलग स्टिग्मल रेज आ रही थी देखो, लेकिन नीचे सबने जुड़ के एक अंडाशय बना लिया। क्या बना लिया था, एक अंडाशय। इसमें ऐसा नहीं है ना, इसमें सारे के सारे कार्पल है वो एक स्टैंड पे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। क्या है उनका, वो बिल्कुल अपने अलग अलग हैं। तो व्युक्तांडपी इस तरीके का एग्जाम्पल है। किसका है ये, बहु कार्पलरी, एक साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उनका स्वतंत्र अस्तित्व है वो है, यानी बिल्कुल उनके अंडाशय वो सब मैच नहीं हुए हैं, उनका अलग अलग अंडाशय है लेकिन वो एक साथ लगे हुए हैं। तो कैसे हैं, व्युक्तांडपी। किस प्रकार, स्वतंत्र प्रकार के यहाँ पे हैं, तो व्युक्तांडपी इस तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड वाला। ये डायग्राम ध्यान रखना है, माइकेलिया का है। किसका है, माइकेलिया का डायग्राम है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको। एनसीईआरटी में आपके ये डायग्राम दे रखा है माइकेलिया, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को बच्चों, यानी सीयूटी के एग्जाम के हिसाब से इसको क्या कर लेना है आपको, इंपॉर्टेंट लगा लेना। सीयूटी 2026 के हिसाब से आप इसको क्या लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दे रखे हैं दोबारा से, नाभिका बीजांड तथा बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। स्टेटमेंट पढ़ो पहले वाला, द हाइलम, हाइलम मैंने बताया था कौन सी संरचना होती है, यानी न्यूक्लियस वाले पार्ट से जो बीजांड वृंत जिस पार्ट यानी जिस बिंदु से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे मान लो कि ये देखो, ये यहाँ मैंने, ये मेरी फिंगर है, यहाँ मैंने मार्कर को रखा है, तो ये फिंगर और मार्कर के बीच वाली जगह है जहां दोनों जुड़ रहे हैं, ये वाला पार्ट आपके क्या कहलाएगा, हाइलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइलम कहलाएगा। तो यहाँ देखो, ये दूसरा स्टेटमेंट देखो, बीजांड की काय बीजांड वृत्त के साथ एक क्षेत्र से जिसे नाभिका कहते हैं। स्टेटमेंट पढ़ो सेकंड वाला, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल इन ए रीजन कॉल्ड द हाइलम। बीजांड वृंत को क्या कहा जाता है, ये फ्यूनिकल क्या है, बीजांड वृंत है। क्या है, बीजांड वृंत है। ओके पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा था, हाइलम रिप्रेजेंट द पॉइंट अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, बिल्कुल सही बात है। और दूसरे में बीजांड काय बीजांड वृंत के साथ, ये देखो, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल इन ए रीजन कॉल्ड द हाइलम, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। ये देखो बीजांड वृंत, हाइलम किसे कहेंगे, हाइलम कौन सा पार्ट होता है, हाइलम, हाइलम वाला पार्ट कौन सा होगा, जहां पे बीजांड काय बीजांड वृंत से जुड़ती है, बीजांड वृंत से जुड़ेगी, तो ये जो बीच वाला पार्ट है जहां दोनों जुड़ेंगे उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइलम बोलते हैं। दूसरा कह रहा है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड द हाइलम, यानी बात क्या है, बीजांड की काय, पहला देखो, द हाइलम रिप्रेजेंट द पॉइंट अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल, उस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हाइलम है क्या, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड द हाइलम। दोनों स्टेटमेंट ये आपके क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। तो देखो दोनों कथन तथा कारण सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे स्पष्टीकरण पूछा है इसने क्वेश्चन देके, यानी स्टेटमेंट दे दिया और उसका स्पष्टीकरण पूछा है, तो बिल्कुल से बात जो इसने बोली है, पहली बात इसने जो बोली है, द हाइलम रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल, बिल्कुल सही बात है। और उसी का स्पष्टीकरण बीजांड काय बीजांड वृत्त के साथ एक क्षेत्र में क्या होती है, जिसे अपन क्या कहेंगे, ये वाली बात हो गई। और the body of the ovule is fused with the funicle in a region called the hilum, यानी दोनों ही बातें आपकी क्या है, बिल्कुल ओके हैं। चलो बच्चों, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें इससे भी अच्छे अपन और क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। यहाँ साथ के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन लाने से पहले आपको हल्का सा रिविजन करवा दिया जाएगा, ताकि आपकी थोड़ी सी मेमोरी क्या है, यहाँ पे रिफ्रेश हो सके और आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सको। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। चलो बेटे।